दशकों तक हमें एक दिलासा देने वाली बात सिखाई गई थी। हमें बताया गया कि दिमाग खास है और वह खुद ही साफ हो जाता है, कि वह सुरक्षित है। लेकिन असल में यह सच नहीं है। तुम्हारा दिमाग कचरा पैदा करता है और हर दिन बहुत सारा कचरा बनाता है। और अगर वह रात में उसे साफ नहीं करता तो वह कचरा गायब नहीं होता, वह रह जाता है। ये और भी बुरा है, वह तुम्हारे दिमाग में चिपक जाता है। आज हम उस सिस्टम के बारे में बात करेंगे जिसे इसे साफ करना चाहिए, और यह भी जानेंगे कि बहुत से लोगों में यह सिस्टम वैसे क्यों सक्रिय नहीं होता जैसा होना चाहिए। अगर कभी तुम सुबह उठने पर अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस करते हुए जागे हो, और तुम्हारा दिमाग बहुत सुस्त हो, जैसे कि तुम पूरी दुनिया से कटा हुआ महसूस कर रहे हो, या फिर तुम्हें ऐसा लगे कि शरीर को ठीक से आराम नहीं मिला है, भले ही तुमने रात में कई घंटों की गहरी नींद ली हो, तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। क्योंकि आज जो हम विस्तार से देखने वाले हैं वह तुम्हें यह गहराई से समझने में मदद करेगा कि जब तुम जागते हो तो तुम्हारे साथ आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो के बाद अब हमारी कैथेड्रल में रोशनी है, और हमारे पास अब शेरिफ भी मौजूद है जो यहां शांति और व्यवस्था को बनाए हुए है। लेकिन अब इस बारे में सोचो, आखिर एक भव्य, रोशन और व्यवस्थित कैथेड्रल का क्या फायदा रह जाता है अगर उसका फर्श कूड़े करकट और गंदगी से अटा पड़ा हो, और उसके गलियारे मलबे से पूरी तरह अवरुद्ध और जाम हो। हम सभी समझते हैं कि हमारे शरीर में वह सब कुछ निकालने के लिए एक सिस्टम है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती। हम बाथरूम जाते हैं, पसीना बहाते हैं, सांस लेते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? क्या तुमने कभी अपने दिमाग के बारे में सोचा है? दिमाग तुम्हारे शरीर का सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करने वाला अंग है। यह एक ऐसी ऑफिस की तरह है जो 24 घंटे पूरी क्षमता से काम करती है। और जाहिर है, जैसे हर ऑफिस जो बहुत काम करता है, वहां बहुत कचरा भी बनता है। काफी समय तक विज्ञान को लगता था कि दिमाग जादुई रूप से साफ रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज हम जानेंगे कि आपके मस्तिष्क के पास अपना खुद का एक विशेष सीवेज सिस्टम भी होता है। एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ रात में काम करता है, और अगर यह जाम हो जाए तो तुम्हारी रोशनी बुझा देता है और तुम्हारे विचारों को जंग लगा देता है। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि अगर दिमाग साफ नहीं होता तो वह तुम्हें दर्द से नहीं बल्कि सिर्फ उलझन से चेतावनी देता है। और खतरनाक बात यह है कि तुम सालों तक ऐसे ही जी सकते हो, इसकी आदत डाल सकते हो और सोच सकते हो कि यह सामान्य है, और इस दौरान कचरा अंदर ही अंदर जमा होता जाता है। जब तुम समझोगे कि यह कैसे काम करता है तो देखोगे कि इतनी सारी लोग सोते तो हैं लेकिन उनकी मरम्मत नहीं होती। खैर, चलो अब थोड़ा ठोस बात करें, क्योंकि अक्सर तुम लोग कहते हो थोड़ा और स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो चलो कोशिश करते हैं। आओ सीखें कि अपने दिमाग की चेन कैसे खींचें। अभी बहुत ही हाल के समय की बात है, जब साल 2012 का समय चल रहा था, तब एक अत्यंत प्रतिभाशाली और प्रसिद्ध वैज्ञानिक माइकल नेडरगार्ड ने कुछ ऐसी अनोखी चीज की खोज की जिसने हम सभी को पूरी तरह से आश्चर्यचकित और दंग कर दिया है। वह कोई मामूली शोधकर्ता नहीं थी। वह रोचेस्टर विश्वविद्यालय में काम करती थी, जो न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में दुनिया के सबसे सम्मानित केंद्रों में से एक है। और जो उन्होंने खोजा वह कोई सिद्धांत नहीं था, वह एक पूरा वास्तविक शारीरिक तंत्र था जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। और तुम सोचोगे, लेकिन यह कैसे संभव है? बहुत आसान है, क्योंकि यह केवल तब काम करता है जब हम सोते हैं, और वह भी गहरी नींद में। इससे पहले किसी के दिमाग में ऐसी स्थिति में शोध करने का विचार ही नहीं आया था। शरीर के बाकी हिस्सों में हमारे पास लस्सी का तंत्र होता है, जो खून के समानांतर चलने वाली पाइपों का एक जाल है जो कचरा इकट्ठा करता है, लेकिन मस्तिष्क में लस्सी का पाइपें नहीं होती। तो तुम सोचोगे, अगर लस्सी का पाइपें नहीं हैं तो सब कुछ बाहर कैसे निकलता है, वह सारा कचरा जो अंदर है, जबकि खोपड़ी भी एक बंद हड्डी का डिब्बा है। तो डॉक्टर नेदरगार्ड और उनके सहयोगियों ने अपनी यह खोज आखिर कैसे कर पाई? देखिए, उन्होंने जीवित चूहों के मस्तिष्क के भीतर सूक्ष्म फ्लोरेसेंट ट्रेसर डालकर इस प्रक्रिया को पूरा किया। इस तरह वे देख पाए
कि द्रव किस तरह रक्त वाहिकाओं के चारों ओर एक तरह की हाईवे जैसी संरचना में घूमता है और कचरे को बहा ले जाता है। इसी तरह उन्होंने उस प्रणाली की खोज की जिसे उन्होंने ऑटोबस नाम दिया, लस्सी का तंत्र। मैं इसके बारे में पहले भी कई बार बात कर चुका हूं और इसे बहुत ही साधारण तरीके से यह नाम दिया गया था, ज्यादा सोचा नहीं गया। यह नाम ग्लियल कोशिकाओं के कारण रखा गया जो न्यूरॉनों की देखभाल करती हैं, और इसकी लसिका संबंधी भूमिका के कारण जो मूल रूप से सफाई की होती है। मस्तिष्क सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड यानी सीएसएफ का उपयोग करता है, और यही वह पारदर्शी द्रव है जिसमें तुम्हारा मस्तिष्क तैरता है। तुमने इसे सीरीज या फिल्मों में देखा होगा, और ये जो करता है वह ये है कि ये दबाव के साथ कुछ सुरंगों के माध्यम से जो रक्त वाहिकाओं को घेरती हैं, तरल को प्रवाहित करता है। ये ऐसा है जैसे रात में सोचो, मस्तिष्क सड़कों के पानी के नल खोल देता है और फिर पानी को बहने देता है ताकि वह दिन भर की सारी गंदगी को बहा ले जाए। और यहां अब एक ऐसा सवाल आता है जो हम सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर मौजूद है सफाई का पानी, तो कभी कभी वह वहां क्यों नहीं जाता जहां उसे जाना चाहिए? तो इस पानी के लिए यानी सेरेब्रोस्पाइनल द्रव के लिए मस्तिष्क के ऊतकों में प्रवेश करना और न्यूरॉनों के बीच सफाई करना संभव हो सके, उसे दरवाजों की जरूरत होती है। बहुत ही सरल, समझने में आसान। कुछ दरवाजे होते हैं जिन्हें एक्वापोरिन चारकालीन कहा जाता है। कल्पना करो कि न्यूरॉन घरों की तरह है और यह द्रव सफाई के लिए पानी की तरह है। एक्वापोरिन नल की तरह है, और अगर नल बंद है तो पानी सड़क से तो गुजरता है लेकिन घरों की सफाई नहीं करता। यह समझना बहुत आसान है और इसका अंत में एक काफी गंभीर परिणाम होता है। अगर अंदर सफाई नहीं होती तो जो कचरा जमा हुआ है वह गायब नहीं होता, वह चिपक जाता है। ये एक्वापोरिन प्रोटीन चैनल होते हैं जो केवल पानी को ही गुजरने देते हैं। और यहां कुछ बहुत ही रोचक बात आती है, लेकिन साथ ही यह शायद ही कभी आपको किसी सलाह में बताई जाएगी। इस पानी के दरवाजे सर्केडियन रिद्म द्वारा नियंत्रित होते हैं। और आप पूछेंगे सर्केडियन रिद्म क्या है? चिंता मत करो, मुझे पता है, मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। सर्केडियन रिद्म तुम्हारे शरीर की आंतरिक घड़ी है। यह वह जैविक प्रणाली है जो शरीर की हर कोशिका को बताती है कि कब दिन है और कब रात, कब उसे पूरी तरह सतर्क रहना है और कब उसे अपनी आंतरिक मरम्मत और पुनरुद्धार करना है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम्हारी कलाई घड़ी तय करती है, इसे रोशनी तय करती है, और सबसे बढ़कर रोशनी से भी कहीं ज्यादा इसे अंधेरा तय करता है। जब तुम बहुत ही गहरी और सुकून भरी निद्रा में चले जाते हो, तब वह जादुई घड़ी बिल्कुल सटीक और सही निर्देश देती है, और वे विशाल भारी दरवाजे पूरी तरह से अपने आप खुल जाते हैं। जब तुम जागते हो तो वे दरवाजे बंद हो जाते हैं, और अगर तुम अच्छी नींद नहीं लेते या रोशनी में सोते हो तो वे दरवाजे बस खुलते ही नहीं हैं। बहता हुआ पानी तो वहीं से निकल जाता है, लेकिन सारा गंदगी और कचरा तुम्हारे घर के अंदर ही जमा होकर रह जाता है। यह भी सच है कि नींद और दिन रात की लय के बारे में बारीकियों की अब भी जांच की जा रही है। मतलब यह कोई पूरी तरह से बंद सिद्धांत नहीं है, लेकिन सामान्य पैटर्न स्पष्ट है। गहरी नींद और असली अंधेरे में सफाई काफी हद तक बेहतर हो जाती है। और अब जब हम इस बिंदु पर आ गए हैं तो खुद से एक आसान जांच करो। अगर तुम 8 घंटे सोते हो और फिर भी थके हुए उठते हो, अगर तुम्हारा सिर भारी लगता है जैसे कि तुमने आराम ही नहीं किया, अगर तुम्हें शुरुआत करने के लिए 1 या 2 कॉफी की जरूरत पड़ती है और फिर काम करते रहने के लिए तीसरी की, तो मुझे एक बात कहने दो, ऐसा नहीं है कि तुम सो नहीं रहे हो, जो कि साफ है कि तुम सो रहे हो। असल में जो हो रहा है वह यह है कि तुम्हारा दिमाग शायद पर्याप्त सफाई नहीं कर रहा है। और यहां मैं एक जरूरी बात स्पष्ट करना चाहता हूं, खासकर अगर तुम्हें कई साल हो गए हैं बिना लगातार 8 घंटे सोए हुए। मैं केवल नींद की मात्रा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खास तौर पर गहराई की बात कर रहा हूं। कुछ लोग 6 घंटे सोते हैं और उनसे बेहतर सफाई करते हैं जो 8, 9 या 10 घंटे सोते हैं।
और कुछ लोग 8 घंटे बिस्तर पर बिताते हैं लेकिन मुश्किल से गहरी नींद में जाते हैं। और अगर तुम्हें भी कई साल हो गए हैं बिना 8 घंटे सोए हुए, तो ज्यादा घबराओ मत। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुम बर्बाद हो गए हो। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि बहुत संभव है कि तुम्हें कई सालों से गहरी सफाई के मोड में पर्याप्त समय बिताने का मौका नहीं मिला है, और यही असल में सबसे महत्वपूर्ण बात है। मस्तिष्क केवल लंबे समय तक सोने से साफ नहीं होता, बल्कि जब वह सही चरणों में प्रवेश करता है तभी साफ होता है। और यह कम घंटों के साथ भी सीखा जा सकता है और वापस पाया जा सकता है। लेकिन ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम टूट चुके हो या टूट रहे हो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। यहाँ इसका बस इतना मतलब है कि तुम्हारी प्रणाली को सही संकेत नहीं मिल रहे हैं, और इसी वजह से तुम यह वीडियो देख रहे हो। मस्तिष्क तब साफ करता है जब असली अंधेरा होता है, जब शरीर गहरी शांति में जाता है और जब सर्केडियन रिदम उसे अपना काम करने देता है। अगर वह वातावरण मौजूद नहीं है तो सफाई प्रक्रिया सक्रिय नहीं होती, और चाहे तुम कितने भी घंटे सो लो, यह प्रक्रिया फिर भी सक्रिय नहीं होगी। लेकिन एक अच्छी खबर है, इसे सुधारा जा सकता है, और वह भी बिना दवाइयों के, बल्कि एक और भी आसान और सुरक्षित तरीके से। मूल रूप से यह शरीर को वे जैविक परिस्थितियां वापस देना है जिनकी उसे आवश्यकता है, ताकि वह मरम्मत मोड में जा सके। और यहां फिर से वह हिस्सा आता है जिसे लगभग कभी समझाया नहीं जाता। जब यह सफाई रात दर रात नहीं होती, तो जो चीजें बाहर नहीं निकलती वे जमा होती जाती हैं। और दिमाग में जो जमा होता है वह कोई निष्पक्ष चीज नहीं होती। ये गलत तरीके से बनी प्रोटीनें होती हैं, ये चयापचय के अपशिष्ट होते हैं, और इन अपशिष्टों में एक चीज जो क्षतिग्रस्त दिमागों का विश्लेषण करते समय बार बार सामने आने लगी है, वह है धातुएं। खासकर एल्यूमिनियम के अवशेष जो वर्षों से जमा होते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम ही समस्या का एकमात्र कारण है, बल्कि इसलिए क्योंकि जब यह दिमाग में जम जाता है तो इसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। एल्यूमिनियम का तंत्रिका ऊतक पर विशेष रूप से हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यह दिमाग की विद्युत प्रणाली को धोखा देता है, और ऐसा करता है कि यह न्यूरॉन्स से ऐसे चिपक जाता है जैसे सीमेंट हो। यह पूरी तरह से हस्तक्षेप करता है, संचार में बाधा डालता है, और उस सूक्ष्म जुड़ाव को तोड़ देता है जिसकी तुम्हारी याददाश्त को जरूरत होती है। जब ग्लायोफैटिक सिस्टम सही से काम करता है तो इन सभी अपशिष्टों की निकासी की क्षमता कहीं अधिक होती है, लेकिन जब यह सालों तक आधा अधूरा ही चलता है तो ये अपशिष्ट वहीं रह जाते हैं, जमा हो जाते हैं और सख्त हो जाते हैं। और ध्यान दो, ये कोई हाशिए की थ्योरी या मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है। वास्तव में ये बिल्कुल वही दृश्य है जो स्पष्ट रूप से दिखने लगता है जब हम बहुत गहराई से और सूक्ष्मता के साथ ये देखते हैं कि गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके मस्तिष्क के सूक्ष्म ऊतकों के अंदर असल में क्या चल रहा है। और यह केवल तब की बात नहीं है जब हम केवल बाहर से ही नजर आने वाले लक्षणों को मापते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यह उससे कहीं अधिक गहरा है। जब हम बीटा अमाइलॉइड और टाउ प्रोटीन की बात करते हैं तो हम किसी अलग थलग खलनायक की बात नहीं कर रहे हैं जो मस्तिष्क में आकर बस जाता है। हम एक गंदे मस्तिष्कीय वातावरण की बात कर रहे हैं जो जाम है और जिसमें निकासी की व्यवस्था खराब है। प्रोटीन, धातुएं और अपशिष्ट, ये सब एक ऐसे मस्तिष्क में फंसे हुए हैं जो बहुत समय से खुद को साफ नहीं कर पाया है। अगर नामों में उलझ जाओ तो बस इतना याद रखो, क्योंकि यही असल में महत्वपूर्ण है। ये चिपचिपे अवशेष हैं जिन्हें मस्तिष्क को बाहर निकालना होता है, और ये समस्या की जड़ नहीं है बल्कि वर्षों तक सफाई न होने का नतीजा है। सोचो जरा, हमें प्रभावों पर नहीं, कारणों पर जाना चाहिए। और अब देखते हैं कि जब ये अवशेष उस जगह को घेरने लगते हैं जहां सोच, याददाश्त और स्पष्टता होनी चाहिए, तो क्या होता है। आइए बीटा अमाइलॉइड से शुरू करते हैं। ये एक तरह के गोंद या टार जैसी होती है जो न्यूरॉनों के बाहर चिपक जाती है और संचार को पूरी तरह से रोक देती है।
ये अल्जाइमर का एकमात्र कारण नहीं है, लेकिन यह मुख्य संदिग्ध है और उन स्थितियों में से एक है जो इस बीमारी से पीड़ित लोगों में सबसे अधिक देखी जाती है। और फिर दूसरा, टाउ प्रोटीन। ये एक तरह की वायरिंग है जो न्यूरॉन के अंदर उलझ जाती है जब तक कि उसे घुटन न हो जाए। और जब ये प्रोटीन जमा हो जाती है तो दिमाग बस ऑक्सीडाइज हो जाता है। वो रोशनी यानी कि सेलुलर वोल्टेज जिसके बारे में मैंने आपको इस सीरीज के पहले वीडियो में बताया था, वह ऐसे तार से नहीं गुजर सकती जो जंग और गोंद से भरा हो। कोई संभावना नहीं है। इसीलिए जब आप मानसिक धुंध के साथ उठते हैं, जो आप महसूस करते हैं वह सचमुच यही है कि आपका दिमाग साफ नहीं हुआ है। आपके पास कल का बचा हुआ पुराना मलबा आज के नए विचारों को पूरी तरह से बाधित कर रहा है। इस बिंदु पर अगर आपको फिर से लगता है कि आपके पास वे लक्षण हैं जो मैंने बताए हैं, जैसे कि लगातार थकान भरी नींद या सुबह की मानसिक धुंध, या क्या आप धीरे धीरे किसी तरह की संज्ञानात्मक गिरावट महसूस कर रहे हैं, या जब आप जागते हैं तो सिरदर्द और कुछ अन्य लक्षण महसूस होते हैं, मुझे लगता है कि आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अपने दिमाग की स्थिति का परीक्षण कर सकूं, ताकि अगर कोई संभावित गिरावट की प्रक्रिया चल रही हो तो उसे आगे बढ़ने से रोक सकूं। इसका जवाब है हाँ। ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अप्रत्यक्ष रूप से मूल्यांकन कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही ग्लिम्फेटिक सिस्टम को साफ करने के लिए उसे शारीरिक रूप से समर्थन देने के भी तरीके हैं। आइए हम इसे चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। पहला सवाल है, क्या किसी जीवित व्यक्ति में बीटा एमिलॉइड, टाउ और एल्यूमिनियम को मापा जा सकता है? इन तीनों में से किसी भी एक को। और चलिए बीटा एमिलॉइड और टाउ प्रोटीन से शुरू करते हैं। हाँ, यह संभव है, लेकिन वास्तविकता यह है कि न तो यह कोई सरल मार्ग है और न ही यह कोई नियमित रूप से अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए आज के आधुनिक समय में प्रमुख 3 क्लिनिकल पद्धतियां उपलब्ध हैं और इनमें से हर एक की अपनी स्पष्ट सीमाएं हैं। पहला तरीका है कि आप अपने मस्तिष्क का एमिलॉइड पीट या टाउ पीटी स्कैन करवाएं। यह मूल रूप से एक टोमोग्राफी है जिसे पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी कहा जाता है। मूल रूप से यह एक उन्नत इमेजिंग टेस्ट है जो विशिष्ट रेडियोधर्मी ट्रेसर्स का उपयोग करता है और यह देखने की अनुमति देता है कि मस्तिष्क में एमिलॉइड या टाउ के जमाव हैं या नहीं। यह मस्तिष्क की बनावट की तस्वीर नहीं बनाता, बल्कि यह पता लगाता है कि उसके अंदर क्या हो रहा है। लेकिन यह आपको यह नहीं बताता कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। यह आपको सिर्फ यह बताता है कि आपने जो खास चीज ढूंढी है उसके अवशेष जमा हैं या नहीं। ये बात तो ये जरूर बताता है। और साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि इसमें कई सीमाएं हैं। पहली ये है कि यह बहुत महंगा है। दूसरी ये कि इसे सामान्य स्क्रीनिंग के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता और आमतौर पर इसे केवल अनुसंधान या जटिल न्यूरोलॉजिकल मामलों के लिए ही आरक्षित रखा जाता है। और जो सबसे बुरी बात है वह यह कि यह आपको यह नहीं बताता कि वे वहां क्यों हैं, बस यह बताता है कि वे हैं। दूसरी जांच, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव का विश्लेषण, जिसे कमर में सुई लगाना या लंबर पंक्चर भी कहा जाता है। यह जांच सेरेब्रोस्पाइनल द्रव में बीटा एमिलॉइड और टाउ के स्तर को मापती है और जैसा कि मैंने पहले समझाया था, यह पारदर्शी द्रव मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को स्नान कराता है। यह सुरक्षा करता है, पोषण देता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, मस्तिष्क की सफाई में भाग लेता है। द्रव का विश्लेषण करने पर हमें अधिक प्रत्यक्ष जैव रासायनिक जानकारी मिलती है, क्योंकि यह मूल रूप से हमें बताता है कि इसमें कौन कौन से अवशेष घुले हुए हैं। लेकिन इस मामले में भी कुछ सीमाएं हैं। पहली यह है कि यह एक इन्वेसिव प्रक्रिया है। यह सच है कि इसमें सर्जरी नहीं होती या कोई अत्यधिक खतरा नहीं होता, लेकिन यह असुविधाजनक जरूर है। इस प्रक्रिया में पीठ के निचले हिस्से में एक पतली और लंबी सुई डालकर द्रव निकाला जाता है और इससे सिरदर्द या अन्य तरह की असुविधाएं जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसके अलावा वास्तव में इसे न तो रोकथाम के तौर पर किया जाता है और सबसे बुरी बात यह है कि अंत में यह आपको जानकारी भी नहीं देता है।
आपकी ग्लिम्फेटिक प्रणाली की कार्यात्मक स्थिति के बारे में। यह केवल आपको अंतिम परिणाम बताता है, आपके पास यह है। यह आपको बताता है कि उसमें कौन-कौन से अवशेष हैं, लेकिन यह नहीं बताता कि वे वहां क्यों हैं, और न ही यह बताता है कि ग्लिम्फेटिक सिस्टम सक्रिय है या अवरुद्ध है। एक उदाहरण देने के लिए जिससे आप परिणाम को समझ सकें, यह कुछ ऐसा है जैसे आप किसी घर में जाएं और वहां सभी कचरे की थैलियां भरी हुई मिलें। यह दृश्य आपको क्या बताता है? यह आपको बताता है कि वहां कचरा है, लेकिन यह आपको नहीं बताता कि कचरा उठाने वाली गाड़ी हर रात आती है या हफ्तों या महीनों से नहीं आई है। पीटी और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का विश्लेषण आपको कचरे की थैलियां दिखाते हैं। ग्लिम्फेटिक सिस्टम वह गाड़ी है, और हकीकत यह है कि आजकल की सामान्य क्लिनिकल प्रैक्टिस मुख्य रूप से कचरे पर ही ध्यान देती है। थैलियां। आप लगभग कभी नहीं जांचते कि कचरा उठाने वाली गाड़ी काम कर रही है या नहीं। निस्संदेह यह सब एक परिपूर्ण उदाहरण नहीं है, लेकिन यह आपको एक विचार देता है। एक बात है कचरे को देखना, और दूसरी बिल्कुल अलग बात है सफाई को मापना। और फिर तीसरा, कुछ नए रक्त परीक्षण भी हैं जो बाजार में आने के करीब हैं, वे अभी अनुसंधान में हैं। वास्तव में ये एक उन्नत अनुसंधान का हिस्सा है जो टाउ और अमाइलॉइड के कुछ प्लाज्मा मार्करों को संभावित जोखिम के साथ जोड़ना शुरू कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह एक ऐसा विषय है जिसमें अभी भी काफी रास्ता तय करना बाकी है। मैं कहूंगा कि अनुसंधान की प्रक्रिया में बहुत लंबा रास्ता है। यह स्वीडन के लुंड विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था और ऑस्कर हैंसन के नेतृत्व में था, और वर्तमान में हार्वर्ड, मेयो क्लिनिक या अमेरिकी एनआईएच जैसे केंद्रों में भी इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। ये विश्लेषण पहले से ही उन्नत अनुसंधानों में उपयोग किए जा रहे हैं और छंटाई के उपकरण के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अभी भी अंतिम निदान नहीं माना जा सकता। मुझे लगता है कि इन्हें बाजार में आने में लगभग 5 से 10 साल लगेंगे, और जो और भी बुरा है, ये एक पूर्ण निदान नहीं देंगे। ये वास्तव में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विचारणीय दृश्य है। ये बस यह विस्तार से बताएंगे कि जब आपके स्वास्थ्य मार्कर रक्त की जांच के दौरान काफी अधिक मात्रा में बढ़े हुए पाए जाते हैं, तो मस्तिष्क में हानिकारक अवशेषों के एकत्रित होकर जमा होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। हालांकि इसका सीधा अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं निकाला जाना चाहिए कि आपको अल्जाइमर है या आप बीमार हैं। यह केवल यह संकेत देगा कि जोखिम मौजूद है और इससे अधिक कुछ नहीं। यानी आपके घर में धुआं है, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि आग लगी है या नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि इसकी उपयोगिता निस्संदेह सीमित ही रहेगी। तो ठीक है, अब जब हमने बीटा एमिलॉइड और टाउ को मापने की संभावना को स्पष्ट कर लिया है, अब चलिए एल्यूमिनियम को मापने की संभावना का विश्लेषण करते हैं। इसे रक्त के नमूनों अथवा मूत्र की जांच के माध्यम से मापा और विश्लेषित किया जा सकता है, लेकिन यह भी मस्तिष्क के भीतर वास्तव में क्या घटित हो रहा है, इसे सटीक रूप से नहीं दर्शाता है। संचालित एल्यूमिनियम में बहुत अधिक बदलाव हो सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम, ध्यान दें मैं क्या कहने जा रहा हूं, संचयी, द्विसुलभ और स्थिर नहीं है। और अब मैं आपको इस अंतिम वाक्य के प्रत्येक शब्द का अर्थ समझाता हूं। यह संचयी है। इसका मतलब है कि यह मस्तिष्क में आता जाता नहीं रहता। यह धीरे धीरे वर्षों में जमा होता जाता है, और यह उदाहरण के लिए ग्लूकोज की तरह नहीं है, जिसे एक जांच में आप ऊंचा पाते हैं और अगली में कम। ताकि आप इसे बेहतर समझ सकें, यह चूने या दांतों में जमे टाटर या किसी तलछट की तरह है। हर छोटी छोटी एक्सपोजर असल में आपको गंभीर नहीं लगती, लेकिन समस्या है वह सारी चुपचाप जमा होती रही मात्रा जो दशकों तक होती रहती है। दूसरी बात यह है कि यह शरीर के ऊतक में संचित हो जाता है, जिसका मतलब यह है कि यह केवल खून में ही तैरता नहीं रहता, बल्कि यह शरीर के ऊतकों से मजबूती से चिपक जाता है। खासकर हमारे तंत्रिका ऊतक के साथ ऐसा होता है। मस्तिष्क में विशेष रूप से यह न्यूरॉनों से चिपक जाता है और प्रोटीन से जुड़ जाता है, जिससे यह विद्युत संचार में गहरी बाधा डालता है। और तीसरा, यह गतिशील नहीं है। एक गतिशील पदार्थ वह होता है जो शरीर में प्रवेश करता है, घूमता है, बाहर निकल जाता है और जिसे आसानी से मापा जा सकता है।
लेकिन मस्तिष्क में एल्यूमिनियम गतिशील नहीं होता। एक बार जब यह तंत्रिका ऊतक में प्रवेश कर जाता है तो यह स्वतंत्र रूप से नहीं घूमता, बल्कि वहीं जड़ जाता है। इस सब का निष्कर्ष यह है कि खून या पेशाब में एल्यूमिनियम मापना यह नहीं दर्शाता कि मस्तिष्क में कितना एल्यूमिनियम है। इसे मापा जा सकता है, हाँ, लेकिन उस उद्देश्य के लिए नहीं जो वास्तव में आप चाहते हैं। आपको ऐसे परीक्षण मिल सकते हैं जो यह बताते हैं कि आपके खून में एल्यूमिनियम का स्तर सामान्य है, लेकिन इसके बावजूद आपके मस्तिष्क में एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण जमाव हो सकता है। आज के समय में कोई भी मानक चिकित्सा परीक्षण मौजूद नहीं है जो आपकी तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर देखकर यह माप सके कि उनमें कितना एल्यूमिनियम जमा है जब तक आप जीवित हैं। मस्तिष्क को रक्त मस्तिष्क बाधा द्वारा संरक्षित किया जाता है और मस्तिष्क ऊतक की बायोप्सी को रोकथाम के तौर पर नहीं किया जा सकता। संक्षेप में, और जैसा कि आप अब तक मैंने जो बताया है उससे समझ सकते हैं, आज की चिकित्सा अवशेषों का पता लगा सकती है, जमाव देख सकती है, लेकिन अभी भी प्रणाली को सही से मापना नहीं जानती, जिसे इन्हें साफ करना चाहिए था। इसलिए समस्या यह नहीं है कि शरीर में क्या प्रवेश करता है, बल्कि यह है कि शरीर अब उसे बाहर निकालने में सक्षम नहीं रह गया है। यानी हमें ध्यान अवशेषों को खोजने पर नहीं, बल्कि मस्तिष्क की सफाई करने की क्षमता को वापस लाने पर केंद्रित करना चाहिए। अगर यह सब कुछ जो मैंने अभी तुम्हारे साथ दोहराया है तुम्हें जटिल लगता है तो एक पल के लिए रुकते हैं। तुम्हें सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस वीडियो में मैंने जो हर तकनीकी शब्द कहा है उसे याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बात याद रखो, बस एक। तुम्हारा मस्तिष्क इसलिए साफ नहीं होता क्योंकि तुम उसे आदेश देते हो। यह तब साफ होता है जब शरीर सही जैविक अवस्था में प्रवेश करता है। इसलिए यह न तो तुम्हारी जबरदस्त इच्छा शक्ति है और न ही तुम्हारा अद्भुत अनुशासन। नहीं, यह शुद्ध जीव विज्ञान है। और यह स्पष्ट करने के बाद अब मैं तुम्हारे साथ यह दोहराने जा रहा हूं कि वास्तव में वह अवस्था कब और कैसे सक्रिय होती है। अब तक मैंने तुमसे कचरे के बारे में बात की है, अवशेषों, धातुओं और प्रोटीनों के बारे में, लेकिन कोई भी सफाई प्रणाली सबसे पहले तब तक काम नहीं कर सकती जब तक उसके पास काम करने के लिए जगह ना हो। यानी यह पहली बात है जिसे हमें स्पष्ट करना चाहिए। और यहां भी एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है जिसे मैं अच्छी तरह समझाना चाहता हूं, क्योंकि अगर नहीं समझ आया तो मुझे गलत समझा जा सकता है। देखो, मस्तिष्क वह जगह नींद के एक खास समय में बनाता है। इसे कहते हैं गहरी नींद। एक ऐसी अवस्था है जिसे आजकल कई वयस्क वास्तव में अपने मस्तिष्क की जरूरत से कम समय के लिए ही प्राप्त कर पाते हैं। और यही वह जगह है जहां मैं कह रहा था कि मुझे गलत ना समझा जाए। अगर हम या आप या कोई भी इसे आसानी से हासिल नहीं कर पाता तो इसका कारण यह नहीं है कि हमारा मस्तिष्क खराब हो गया है या वह बूढ़ा हो गया है, या फिर इसलिए नहीं कि अब बहुत देर हो चुकी है। और निश्चित रूप से यह भी कारण नहीं है कि यह कोई अपरिवर्तनीय चीज है ना महोदय? यह अपरिवर्तनीय नहीं है। हम बस इसलिए इसे हासिल नहीं कर पाते क्योंकि हम ऐसे माहौल में रहते हैं जो वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल बना देता है। आधुनिक वयस्क मस्तिष्क खराब नींद इसलिए नहीं लेता क्योंकि उसमें इच्छा शक्ति की कमी है। वह सतही रूप से सोता है क्योंकि वह लगातार उत्तेजित रोशनी में सक्रिय रहता है, और सबसे बढ़कर इसलिए क्योंकि किसी ने भी उसे जैविक रूप से खुद को डिस्कनेक्ट करना नहीं सिखाया है। तुम्हें यह सीखने और अभ्यास करने की जरूरत है कि अपने शरीर को स्पष्ट शारीरिक संकेत कैसे देने हैं कि अब यहां कोई खतरा नहीं है, ताकि जब शरीर ये संकेत महसूस करे तो वह अपने अलर्ट सिस्टम को कम कर सके और मरम्मत के सिस्टम को सक्रिय कर सके। मैं तुम्हें ये कई वीडियो में बताता आ रहा हूं, ये बहुत ही सरल तरीके से काम करता है, और जब ऐसा होता है तो शरीर छोड़ने, सिकुड़ने और साफ करने का संकेत देता है।
अच्छी खबर यह है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वह अवस्था उम्र के साथ खोती नहीं है। फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी उम्र कितनी है, वह गायब नहीं होती, बस सक्रिय होना बंद कर देती है और जो भी चीज़ सक्रिय होना बंद कर देती है, वह भी फिर से सक्रिय हो सकती है अगर सही जैविक परिस्थितियाँ वापस लाई जाएँ। ये बहुत ही सरल है। शरीर तब डिस्कनेक्ट नहीं होता जब तुम चाहते हो कि वह डिस्कनेक्ट हो, बल्कि तब होता है जब वह खुद को सुरक्षित महसूस करता है। और यह सुरक्षा भावनात्मक नहीं है, जैसे कि मैं एक सुरक्षित घर में हूँ, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा, बल्कि यह एक जैविक सुरक्षा है। ये गहरी नींद है और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम ज़बरदस्ती कर सको। ये कुछ ऐसा है जिसे बस शरीर को खुद तक पहुंचने देना होता है और उसे अनुमति देना मूल रूप से शरीर को वे परिस्थितियां लौटाना है जिनकी उसे खुद को ठीक करने के लिए जरूरत होती है। कुछ ही मिनटों में मैं तुम्हें एक स्पष्ट प्रोटोकॉल दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा कि जब सोने का समय आए तो तुम्हारा शरीर खुद को सुरक्षित महसूस करे। लेकिन अब जब तुम समझ चुके हो कि हम कैसे सोते हैं, यह कितना महत्वपूर्ण है और गहरी नींद तक पहुंचना भी कितना जरूरी है, तो चलो अब एक ऐसे हिस्से पर चलते हैं जो सचमुच चौंकाने वाला है। हमारा मानव मस्तिष्क सचमुच खुद को पूरी तरह से स्वच्छ करने के लिए शारीरिक रूप से पर्याप्त जगह बनाता है। हमारा शरीर एक अद्भुत रचना है। अब जो हिस्सा आने वाला है वह सचमुच विज्ञान कथा जैसा लगता है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, मस्तिष्क को इस बात के लिए जगह चाहिए होती है ताकि सेरेब्रोस्पाइनल द्रव लिक्विड गुजर सके और हर कोने को अच्छी तरह से साफ कर सके। और मूल रूप से मस्तिष्क खुद ही यह जगह बना लेता है। जब तुम सबसे गहरी नींद की अवस्था में प्रवेश करते हो तो तुम उस अवस्था में जाते हो जिसे वेव्स तरंगों की अवस्था कहा जाता है। डेल्टा, ये डेल्टा तरंगें मस्तिष्क की सबसे धीमी और गहरी विद्युत गतिविधि होती है। डेल्टा तरंगों में प्रवेश करते ही मस्तिष्क बाहरी जानकारी को प्रोसेस करना बंद कर देता है, निगरानी न्यूनतम कर देता है और लगभग पूरी तरह से अलर्ट मोड को बंद कर देता है और फिर मरम्मत के मोड में चला जाता है। और ध्यान दें, जब ऐसा होता है तो कुछ अविश्वसनीय घटित होता है। मस्तिष्क शारीरिक रूप से सिकुड़ जाता है, न्यूरॉन कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और वास्तव में वे 60% तक छोटी हो जाती हैं और उनके बीच एक जगह बन जाती है। इसी नई जगह से होकर वे अनुमति देते हैं। मस्तिष्क मेरुद्रव सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उस जगह से होकर प्रवाहित होता है और प्रवाहित होते हुए सफाई करता है। लेकिन ध्यान दें, मस्तिष्क तब सफाई नहीं करता जब आप केवल सपने देख रहे होते हैं। मस्तिष्क केवल तभी सफाई करता है जब आप डेल्टा तरंगों में प्रवेश करते हैं। और अगर वह अवस्था नहीं आती तो कचरा वहीं रह जाता है, चाहे आप कितने भी घंटे सोएं। साल 2013 में चूहों में यह देखा गया कि जब वे सो रहे होते हैं या जब उन्हें बेहोश किया जाता है तो इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी वह जगह जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, लगभग 60% तक बढ़ जाती है और इस तरह से तरल पदार्थों का आदान प्रदान और मेटाबोलाइट्स का निष्कासन आसान हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसे समझें। यहां हम मानसिक विश्राम की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक शुद्ध जैविक रखरखाव की बात कर रहे हैं जो कुछ विशेष परिस्थितियों में सक्रिय होता है। यह ऐसा है जैसे किसी भीड़-भाड़ वाले कमरे में अचानक सभी लोग बहुत पतले हो जाएं और दीवारों से चिपक जाएं और यह लगभग तुरंत हो जाए। ऐसा होने पर बहुत सारा रास्ता खाली हो जाता है क्योंकि सब दीवार के साथ सटे और दबे हुए होते हैं और फिर पाइप आसानी से निकल जाता है और फर्श को साफ कर देता है। तो यही बात यहां भी लागू होती है। लेकिन अगर मस्तिष्क सिकुड़ता नहीं है तो पानी बह नहीं सकता। और मस्तिष्क तभी सिकुड़ता है जब आप उस गहरे और पुनर्स्थापित करने वाले नींद में जाते हैं। अगर आपकी नींद हल्की है या बार बार टूटती है तो मस्तिष्क कभी छोटा नहीं होता और सफाई या तो केवल सतही होती है या होती ही नहीं है। और यहां मैं एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं
जैसा कि आप जानते हैं, आजकल युए लायुए अधिक लोग नींद की गोलियां लेते हैं। और यहां मैं कुछ स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, लेकिन अपनी ओर से कोई निर्णय दिए बिना। सोना वही नहीं है जो गहरी पुनर्स्थापित करने वाली नींद में जाना है। ये सबसे पहली और बुनियादी बात है। अधिकांश नींद की दवाएं जैसे बेंजोडाइजेपाइन, जेटाड्रॉक्स आदि, कोई भी जो भी आप सोचें, ये दवाएं आपकी मदद करती हैं सोने में। ये आपकी चेतना को दबा देती है, आपकी चिंता को कम करती है और आपको सोने में आसानी होती है। लेकिन इसके साथ ही ये नींद की आंतरिक संरचना को भी महत्वपूर्ण रूप से बदल देती है और डेल्टा तरंगों की कुल अवधि और उनकी गहराई को काफी हद तक कम कर देती है। अंततः ये हमारे शरीर के प्राकृतिक नींद के चक्र को टुकड़ों में विभाजित कर देती है। दवाएं प्राकृतिक जैविक नींद को पुनः उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है और डेल्टा तरंगों के चरण की तो बात ही छोड़िए। ये शानदार और बहुत उपयोगी हैं दिमाग को बंद करने के लिए, लेकिन ये हमेशा मरम्मत की अनुमति नहीं देती। देखो, जैसा कि मैंने कहा, सोना और सफाई करना एक ही बात नहीं है। यह ऐसा है जैसे आप अपने घर की लाइटें बंद कर दें, लेकिन सफाई करने वाली टीम अंदर ना आए। आपका शरीर थोड़ा आराम करता है, लेकिन गहरी मरम्मत या तो हुई ही नहीं या बहुत हल्के रूप में हुई। आखिरकार कचरा वहीं का वहीं रह जाता है। इसीलिए बहुत से लोग आपसे कहते हैं, या मुझसे भी कहा गया है, जानते हो, मैं सोता तो हूं लेकिन मुझे आराम नहीं मिलता। ये कोई मन की कल्पना नहीं है, इसका एक शुद्ध जैविक आधार है जिसे मैंने अभी अभी समझाया है। और जब इन गोलियों का उपयोग लगातार किया जाता है तो मस्तिष्क इसकी आदत डाल लेता है। गहरी नींद की अवस्थाएं और भी छोटी हो जाती हैं और नींद दवा पर निर्भर हो जाती है। और जागने पर अक्सर ऐसा महसूस होता है जैसे नींद आई तो थी, लेकिन वह ताजगी देने वाली नहीं थी। मुझे सही समझिए, ये उन लोगों की आलोचना नहीं है जो इनका इस्तेमाल करते हैं, किसी भी तरह से नहीं, बिल्कुल नहीं। कई मामलों में बहुत से लोगों के लिए ये आवश्यक रही हैं और वास्तव में इन्होंने बड़े नुकसान को टाल दिया है। मैं खुद हाल ही में एक काफ़ी गंभीर सर्जरी से गुजरा हूं और अच्छी नींद के लिए ऑपरेशन से पहले और बाद में मैंने भी इनका सहारा लिया था। ये मेरे लिए बहुत उपयोगी रहीं, लेकिन अब मैंने इनका इस्तेमाल बंद कर दिया है। असल में सबसे ज़रूरी है सोना। न सोना इससे कहीं ज़्यादा बुरा है जितना कि इस तरह की गोली के कुछ दिनों के असर हो सकते हैं। और यहाँ सबसे जरूरी बात किसी को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि बस ये समझाना और समझना है कि ये क्या करती हैं और क्या नहीं करती। और अच्छी खबर यह है कि मस्तिष्क अपनी डेल्टा तरंगों में प्रवेश करने की क्षमता नहीं खोता। यह उम्र के साथ न तो टूटता है, न ही खराब होता है, बस सक्रिय होना बंद कर देता है जब शरीर लगातार सतर्क या सुन्न अवस्था में रहता है। लेकिन अब हम सकारात्मक पक्ष की ओर बढ़ते हैं। यह सब कुछ बदल सकता है और मैं अब इसी के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। हम अपनी इस पवित्र कैथेड्रल के समान अपने शरीर की हर सुबह बेहतर ढंग से साफ सफाई और शुद्धिकरण में किस प्रकार से सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो लीजिए, आपके पास कुछ व्यावहारिक उपकरण हैं, बहुत ही सरल और आसान, जिन्हें आप खुद भी आजमा सकते हैं। सबसे पहले, सोने की स्थिति। विज्ञान ने देखा है कि ग्लिम्फेटिक सिस्टम सबसे अच्छा तब काम करता है जब हम करवट लेकर सोते हैं, खासकर बाईं ओर। ये दिलचस्प है ना? लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण और द्रव के हृदय की ओर प्रवाहित होने के तरीके का मामला है। सरल है ना? दूसरा, जल्दी रात का खाना खाना। अगर आपका शरीर पाचन में व्यस्त है तो रक्त का प्रवाह पेट की ओर चला जाता है और मस्तिष्क की ओर नहीं जाता। और मस्तिष्क को खुद को साफ करने के लिए चाहिए कि शरीर शांत अवस्था में हो। कोशिश करें कि रात के खाने और सोने के समय के बीच कम से कम 3 घंटे का अंतर हो। तीसरा, लय और दोहराव। आपका शरीर पूर्वानुमानित चीजों को पसंद करता है। जब शरीर को पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, तो वह आपकी सोच से कहीं ज्यादा शांत हो जाता है।
यानी अगर संभव हो तो साधारण दिनचर्याएं रखना जरूरी है। एक ही समय, वही क्रियाएं, वही क्रम। ये सभी छोटे छोटे संकेत सतर्कता की आवश्यकता को कम कर देते हैं शरीर की ओर से। और जब शरीर खुद से यह पूछना बंद कर देता है कि क्या हो रहा है, और जानता है कि क्या हो रहा है क्योंकि वही चीजें बार बार होती हैं, तो वह बस नियंत्रण छोड़ना शुरू कर देता है। यानी वह गहरी नींद के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। चौथा, धीमी और गहरी सांस लेना वेगस नर्व के माध्यम से। मैंने तुम्हें यह समझाया था, सांस लेना एक पूरी तरह से सीधा मैनुअल स्विच है। जब तुम तेजी से सांस लेते हो तो असल में तुम शरीर में एक अलार्म सिग्नल बना रहे होते हो, जबकि जब तुम धीरे धीरे सांस लेते हो तो सुरक्षा का एहसास कराते हो। जब तुम धीरे धीरे नाक से और गहराई से सांस लेते हो तो असल में तुम अपने दिमाग को यह बता रहे होते हो कि यहां कोई खतरा नहीं है, और यह तुम्हारी वेगस नर्व, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और अंततः गहरी नींद को सक्रिय करता है। और ध्यान दो, यह बुनियादी न्यूरोफिजियोलॉजी है, यह माइंडफुलनेस नहीं है। पांचवा, बेहद ठंडा वातावरण का तापमान। जब शरीर का तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है तो दिमाग खुद को कहीं बेहतर तरीके से साफ करता है। इसीलिए ठंडे पानी या गर्म पानी से नहाना, लेकिन नहाने का अंत ठंडे पानी से करना और हल्के कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक ठंडी कमरे का माहौल भी डेल्टा वेव्स वाली गहरी नींद को आमंत्रित करता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह सब शारीरिक संदेश हैं, कोई चाल नहीं। छठा, पूरी तरह अंधेरा। मेलाटोनिन वह संकेत है जो एक्वापोरिन्स को दरवाजे खोलने के लिए कहता है। स्क्रीन से निकलने वाली कोई भी नीली रोशनी मेलाटोनिन को बंद कर देती है और सफाई की प्रक्रिया को रोक देती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर रोशनी है तो मेलाटोनिन नहीं बढ़ता, और अगर मेलाटोनिन नहीं बढ़ता तो एक्वापोरिन्स नहीं खुलते, और अगर वे नहीं खुलते तो सफाई नहीं होती। सातवां विकल्प है महत्वपूर्ण मैग्नीशियम और लाभकारी टॉरिन। ये तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद करते हैं और उस गहरी अवस्था में प्रवेश को आसान बनाते हैं जिसमें मस्तिष्क सिकुड़ जाता है। जैसा कि मैंने कहा, शरीर तब डिस्कनेक्ट नहीं होता जब आप चाहते हैं, बल्कि तब होता है जब शरीर खुद को सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए अपने शरीर को जैविक सुरक्षा देना सीखें। हकीकत यह है कि आप इसे हासिल कर सकते हैं, और यह भी सच है कि अगर आपको कभी लगता है कि आपने डेल्टा वेव्स में प्रवेश करने की क्षमता खो दी है, तो आप उसे वापस पा सकते हैं। मेरा निमंत्रण क्या है? बहुत सरल। इनमें से किसी एक या कई तरीकों को 3 रातों तक आजमाएं और फिर मुझे बताएं कि क्या आपकी सुबह की स्थिति वैसी ही रहती है, लेकिन कम से कम 3 या 4 दिन तक करें। और अंत में एक सरल निष्कर्ष, हालांकि इसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। अपनी कैथेड्रल के गलियारों को साफ करना सिर्फ भविष्य में बीमारियों से बचने के लिए नहीं है, यह आज ही स्पष्टता पाने के लिए है। सोचिए, एक गंदा दिमाग एक प्रतिक्रियाशील, डरा हुआ दिमाग होता है जो स्वतंत्र रूप से सोच नहीं सकता। अपने लिम्फेटिक सिस्टम को पुनः सक्रिय करना अपनी निर्णय लेने की क्षमता को वापस पाना है। अपने आप के लिए यह अपनी कैथेड्रल की रंगीन कांच की खिड़कियों से फिर से रोशनी देख पाना है, बिना धूल और जंग के बाधा डाले। तो ठीक है, जैसा कि तुम जानते हो, कैथेड्रल का पुनर्निर्माण आगे बढ़ रहा है। अब हमारे पास वोल्टेज है, हमारे पास शेरिफ है, और अब हमारे पास साफ फर्श भी है। वैसे मेरी आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको लगता है कि यह संदेश थकान या मानसिक धुंधलापन से जूझ रहे किसी व्यक्ति की मदद कर सकता है, तो वीडियो को साझा करके आप मुझ पर बहुत बड़ा उपकार करेंगे। यह अधिक से अधिक लोगों के लिए अपनी गरिमा के मार्ग को प्रशस्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। रेत का छोटा दाना। अगले वीडियो में हम जैविक अवकाश के बारे में बात करेंगे। यह विराम क्यों, और अंत में पूर्ण विश्राम ही अंतिम लक्ष्य होता है। हमारे गिरजाघर की नींव की ईंटें जमाने का काम करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आगे बढ़ते रहो।
हमेशा आगे बढ़ो और मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ूंगा।